मान ले कहीं पर पानी का बहाव हो रहा है, एक नदी से पानी बह रहा है कुछ इस तरह से कि इस रीजन में पानी का जो फ्लो है वो पूरे रीजन में बराबर फ्लो है, अर्थात जो वेलोसिटी वेक्टर है इस पूरे रीजन में सेम है। एक और रीजन कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसा कि यहां पर पानी का बहाव जो है यहां पर उससे थोड़ा ज्यादा है और उसके बगल में और ज्यादा है। एक तीसरा रीजन कंसीडर करते हैं कुछ ऐसा कि यहां पर पानी घूम रहा है कुछ ऐसे, ये रोटेट कर रहा है यहां पर पानी। हमने क्या किया कि इन तीनों जगह पे हमने रखा लकड़ी। यहां पर हमने लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया, यहां पर एक रख दिया और यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। अब अगर इन लकड़ी के टुकड़ों को आप देखें तो आप पाएंगे ये जो लकड़ी का टुकड़ा है पहला वाला कुछ देर बाद ये आगे बढ़ जाएगा पानी के फ्लो के कारण, और ये जो दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है ये आगे तो बढ़ेगा लेकिन साथ साथ ये रोटेट भी कर जाएगा, कुछ ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये जो तीसरा लकड़ी का टुकड़ा है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अगर यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, यहां पर पानी का जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर को हमने कंसीडर किया था, इसी तरह का अगर कोई वेक्टर फील्ड हो, उस वेक्टर फील्ड में अगर रोटेटिंग इफेक्ट हो, जैसे कि यहां पर एक रोटेटिंग इफेक्ट आपको दिखेगा और यहां भी आपको रोटेटिंग इफेक्ट दिखेगा, तो अगर इस तरह का रोटेटिंग इफेक्ट हो तो हम कहते हैं वहां पर जो कर्ल है उस वेक्टर का, कर्ल उस वेक्टर का ये जीरो नहीं है। हम कह सकते हैं वो वेक्टर फील्ड जो है वहां पर कर्ल्ड हो रहा है, वहां पर वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, या फिर उसका रोटेटिंग इफेक्ट है। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं उसका कर्ल जीरो नहीं है। तो वो यहां इस रीजन में और वो होगा इस रीजन में। लेकिन अगर किसी रीजन में वेक्टर फील्ड का रोटेटिंग इफेक्ट ना हो तो हम कहते हैं कि वहां पर जो कर्ल है उस वेक्टर का वो कर्ल वो जीरो है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वहां जो वेक्टर फील्ड है वो कर्ल्ड नहीं हो रहा है, वो घूम नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इसे हम कंप्यूट कैसे करते हैं। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर फील्ड है एफ, ये एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इसे हम कंप्यूट करते हैं डेल ऑपरेटर और इस वेक्टर फील्ड का या वेक्टर फंक्शन के क्रॉस ऑपरेशन से। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू, डेल ऑपरेटर को लिख लेते हैं पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप इंटू पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड क्रॉस्ड विद वेक्टर फंक्शन एफ। इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं आई कैप इंटू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर फील्ड प्लस जे कैप इंटू वाई कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर फील्ड प्लस के कैप इंटू जेड कॉम्पोनेंट ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। तो जब हम इसे कंप्यूट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं और उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में रहता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप और के कैप। फिर सेकेंड रो में रहता है पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड। और थर्ड रो में रहता है एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वही होगा कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। तो अगर आप इसे इवैल्यूएट करें तो आप पाएंगे ये बराबर हो जाएगा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ, ये बराबर होगा आई कैप
यहां से देखिए आई कैप इनटू ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, सो आई कैप इनटू पार्शियल ऑफ एफ जेड with respect to y minus partial derivative of fy with respect to z minus j cap into इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। ध्यान दें हमने यहां नेगेटिव साइन कंसीडर कर लिया है, सो ये हो जाएगा partial derivative of fz with respect to x minus partial derivative of fx with respect to z plus k cap into इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। सो partial derivative of fy with respect to x minus partial derivative of fx with respect to y। so इस तरह से हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड को कंप्यूट करते हैं। अब देखिए ये जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड है ये एक वेक्टर फील्ड होगा। अगर आप कंपेयर करें डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड से, वहां हम क्या करते हैं, जब हम डाइवर्जेंस पता करते हैं, सो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ, यहां हम क्या करते हैं, डेल ऑपरेटर और वेक्टर फील्ड एफ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, तो ये बन जाता है एक स्केलर फील्ड। सो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर फील्ड, बट कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। तो यहां पर किसी वेक्टर फील्ड का किसी एक रीजन में जब हम उसका कर्ल पता करेंगे तो हमें एक डायरेक्शन भी पता करना होगा, क्योंकि वो एक वेक्टर फील्ड होगा। तो यहां पर देखिए इस फिगर में, प्रीवियस फिगर में, इस केस में इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा और उसे हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो इस तरह की स्थिति में, इस केस में अगर हम इसका डायरेक्शन पता करें तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, अर्थात चारों उंगलियां अपने दाहिनी हाथ के इस डायरेक्शन में हम मोड़ते हैं जिस डायरेक्शन में इसका रोटेटिंग इफेक्ट है, और हमारा थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही होगा यहां पर कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन। तो इस केस में वो जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। सो कर्ल का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ। वहीं पर इस दूसरे केस में, इस केस में अगर आप कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इसका डायरेक्शन पता करें तो आप पाएंगे वो जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब हम एक वेक्टर फील्ड में किसी एक पॉइंट में जो उसका कर्ल बनता है उसके मैथमेटिकल मीनिंग पे चर्चा करेंगे। मैं यहां आपको बता दूं, डाइवर्जेंस की तरह ही ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ये एक पॉइंट रिलेशन होता है। कर्ल एक रीजन का नहीं होता है, वेक्टर फील्ड का कर्ल एक रीजन का नहीं होता है बल्कि एक पॉइंट का कर्ल होता है। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एक पॉइंट का होता है, वैसे ही कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ये भी एक पॉइंट का होता है, ये एक पॉइंट रिलेशन है। तो अगर हमें डाइवर्जेंस किसी रीजन में पता करना है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर फील्ड कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर मान ले एक वेक्टर फील्ड है कुछ इस तरह का, मान ले ये है वेक्टर फील्ड कुछ ऐसे, और हम एक रीजन में या फिर कहे एक पॉइंट में इसका कर्ल पता करेंगे। वो पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये। तो हमें करना क्या होता है कि उस पॉइंट के आसपास हमें एक बहुत छोटा सा रीजन कंसीडर करना होता है, एक 2 डायमेंशनल रीजन कंसीडर करना होता है। एक ऐसा रीजन जिसका कि ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया बहुत छोटा हो
फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस एरिया ds, इट शुड टेंड टू 0। तो ऐसे स्थिति में इस रीजन में, इस पॉइंट में, जिसके आसपास हमने ये छोटा सा रीजन कंसीडर किया है, इस पॉइंट में जो कर्ल होगा इसका कर्ल ऑफ f, ये बराबर होगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड f ओवर द कर्व c। यहां पर ये जो कर्व है, यहां जो क्लोज्ड कर्व है या क्लोज्ड लूप है, इसे हमने कहा यह है कर्व c। सो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व c डिवाइडेड बाय ये जो रीजन हमने कंसीडर किया, इस रीजन का एरिया, सो डिवाइडेड बाय ds। चलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय डेल्टा s, where this delta s tends to 0। तो ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एक पॉइंट में इसका दूसरा मतलब है। अब एक इंट्यूशन ग्रो करते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड के साथ इस लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है या क्या रिलेशन हो सकता है। मैं एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन इस पार्ट में नहीं करूंगा, वो अगले पार्ट के लिए बाकी रहा। इस पार्ट में सिर्फ हम इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन पे बात करेंगे कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, उसके साथ उस पॉइंट के आसपास लिए गए इनफाइनाइटेसिमल रीजन के चारों ओर का जो लाइन इंटीग्रल बन रहा है, उसका क्या रिलेशन है। तो एक वेक्टर फील्ड फिर से कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर ये एक वेक्टर फील्ड है और मैं सिंपल वेक्टर फील्ड कंसीडर कर रहा हूं, कुछ ऐसा। और हम पता करेंगे इसका कर्ल। फिगर देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहां कर्ल नॉन जीरो है, यहां कर्ल एग्जिस्ट करेगा। यहां पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो रोटेट करेगा, तो इसका रोटेटिंग इफेक्ट है, तो यहां पर कर्ल एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे माने कि यहां पर हम पता कर रहे हैं कि कर्ल कितना है इस वेक्टर फील्ड का, तो इसके लिए हम एक रीजन कंसीडर करेंगे। तो वो रीजन मान ले कुछ ऐसा रीजन है। तो इस केस में जो टोटल लाइन इंटीग्रल बनेगा, क्या वो नॉन जीरो बनना चाहिए। तो यहां देखें, हमने इसको और इस साइड को हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वेक्टर का कोई कंपोनेंट y एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। सो अब देखें, जब हम टोटल लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, यहां से लेके यहां तक जब हम लाइन इंटीग्रल पता करेंगे तो इसका कुछ एक वैल्यू होगा, और जब हम यहां से यहां लाइन इंटीग्रल पता करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो इस केस से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और उसका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। यहां पर नेगेटिव लाइन इंटीग्रल बनेगा, क्योंकि वेक्टर फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम प्रोपागेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। सो एक छोटा सा वैल्यू यहां पर, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वैल्यू लेट अस से p, यहां जो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू है वो है p, वो पॉजिटिव लाइन इंटीग्रल बनाएगा, और यहां जो लाइन इंटीग्रल बन रहा है यह है q, जिसका मैग्नीट्यूड p से बड़ा है, लेकिन यह निगेटिव लाइन इंटीग्रल बनाएगा। तो एज होल क्या ये जीरो होगा लाइन इंटीग्रल? नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप कंसीडर करें एक वेक्टर फील्ड जो कि एक कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है, इस पूरे रीजन में जो वेक्टर है वो कांस्टेंट है, तो फिर अगर हम इस रीजन में इस वेक्टर फील्ड का कर्ल पता करें तो हमें सबसे पहले कंसीडर करना होगा एक छोटा सा रीजन। हमने कंसीडर कर लिया। अब इससे आगे देखें, हम फिर से इस साइड को और इस साइड को इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन साइड्स में कोई लाइन इंटीग्रल नहीं बनेगा, क्योंकि यहां जो वेक्टर फील्ड हमने कंसीडर किया बहुत सिंपल सा वेक्टर फील्ड है, इसका कोई y कंपोनेंट नहीं है। यहां से यहां जितना लाइन इंटीग्रल होगा इस वेक्टर फील्ड का, फॉर एग्जांपल वो लाइन इंटीग्रल है r, तो यहां से यहां जो लाइन इंटीग्रल होगा
उसका भी मैग्नीट्यूड होगा r, लेकिन उसका साइन होगा ऑपोजिट, अर्थात नेगेटिव लाइन इंटीग्रल बनेगा यहां पर। सो टोटल लाइन इंटीग्रल देखें, इस केस में 0 बनेगा, तो कर्ल यहां पर 0 है। यहीं पर एक तीसरा केस कंसीडर करें कि मान ले कहीं पर वेक्टर फील्ड रोटेट कर रहा है, तो वेक्टर फील्ड कुछ ऐसा यहां पर ये रोटेट कर गया, और यहां ऐसे ये रोटेट कर रहा है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इस रीजन में अगर आप इसका कर्ल पता करें, तो उससे पहले मान ले कि आपने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये बहुत तेजी से घूमेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेक्टर फील्ड रोटेट कर रहा है। तो जब हम इसका लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, इस पॉइंट के आसपास एक रीजन कंसीडर करके जब लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, तो क्या ये इंडिकेट करेगा कि इसका कर्ल बहुत ज्यादा होगा। सो हमने यहां पर जो रीजन कंसीडर किया वो कुछ ऐसा रीजन है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से लेके यहां तक कुछ लाइन इंटीग्रल बनेगा। फॉर एग्जांपल वो बना a, यहां से लेके यहां तक कुछ लाइन इंटीग्रल बनेगा। वेक्टर फील्ड देखे उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम प्रोपगेट कर रहे हैं, तो ये बना b। अब वापस देखे वेक्टर फील्ड उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम प्रोपगेट कर रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होना चाहिए, जैसा कि हमने सिंपली इस वेक्टर फील्ड को ड्रॉ किया। तो सिंपल रखते हुए ये जो लाइन इंटीग्रल होगा ये होगा a, और यहां फिर से लाइन इंटीग्रल बनेगा b। तो देखिए ये चारों टर्म एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है जब हम टोटल लाइन इंटीग्रल पता कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब फील्ड रोटेट करे, वेक्टर फील्ड इटसेल्फ ये रोटेट करे, तो जो कर्ल होता है उस वेक्टर फील्ड का वो काफी ज्यादा होता है। यहां पर एक मुद्दा छूट गया था, वो ये है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये जो आपको वैल्यू मिलेगा यहां पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड f का हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसके साथ अगर हम डायरेक्शन को जोड़े तब जाके ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो इस मैग्नीट्यूड के साथ हमने जोड़ दिया एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर n, और यूनिट वेक्टर n कैसा होगा? यूनिट वेक्टर n डिसाइडेड होगा राइट हैंड रूल से, जैसे यहां हमने देखा था। राइट हैंड रूल से हमने डिसाइड किया इस रीजन में जो वेक्टर बना वो ऊपर की तरफ बना, वेक्टर का डायरेक्शन, और जब हमने यहां पर राइट हैंड रूल से डिसाइड किया डायरेक्शन, तो हमें मिला कि वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ये इस फॉर्म में क्यों होता है। हम मैथमेटिकली इसे डिराइव करेंगे, और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। इस फॉर्मूला से हम किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल को कंप्यूट करेंगे।